नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है उर्वरक। क्या होता है उर्वरक, क्या होता है खाद, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खाद की। तो खाद क्या होता है? तो खाद वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, उन्हें हम खाद कहते हैं। जबकि उर्वरक की अगर हम बात करें तो उर्वरक क्या होते हैं? वे अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? अकार्बनिक, या कह सकते हो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, जिनका फॉर्मेशन है या कह सकते हो निर्माण है, या जो तैयार किए जाते हैं कहाँ, कारखानों में, उनको हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। अब इन दोनों को ही अगर हम मृदा में मिलाते हैं तो दोनों ही मृदा की क्या बढ़ाएंगे? उर्वरा शक्ति। क्या बढ़ाते हैं? उर्वरा शक्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। क्या इसकी परिभाषा है? सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो क्या इसकी परिभाषा है? तो परिभाषा की अगर बात करें तो वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। कहाँ तैयार होंगे? कारखानों में। होते क्या है? अकार्बनिक। क्या होते हैं? अकार्बनिक। तथा इन्हें मृदा में मिलाने पर मृदा की उर्वरा शक्ति या पोषक तत्व की मात्रा में क्या करते हैं? वृद्धि। पोषक तत्व की मात्रा में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। क्या कहेंगे? उर्वरक। इंग्लिश में बोले तो दोज इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस which are prepared in factories and when mixed in the soil increase the fertility or quantity of nutrients of the soil are called fertilizer। ठीक है। जब आप फर्टिलाइजर को कहाँ डालोगे? सोइल में डालोगे या मृदा में इसको अप्लाई करोगे, तो ये मृदा की क्या बढ़ाते हैं? उर्वरा शक्ति। क्या बढ़ाएंगे? उर्वरा शक्ति। और उर्वरा शक्ति का मतलब है, या कहें मृदा उर्वरता का मतलब है कि मृदा द्वारा पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता। मृदा के द्वारा क्या प्रदान करने की? पोषक तत्व। अब वो भी पोषक तत्व भी किस, कैसे? पहला तो अवेलेबल फॉर्म या प्राप्य रूप में, अवेलेबल फॉर्म या प्राप्य रूप में। दूसरा उचित मात्रा में। और तीसरा उपयुक्त उपयुक्त संतुलन में। संतुलन में मृदा द्वारा पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। तो फर्टिलाइजर जब आप डालते हो या उर्वरकों का मृदा में प्रयोग करते हो तो ये मृदा की क्या बढ़ाते हैं? उर्वरा शक्ति। ठीक है। अब बात करते हैं कि खाद भी क्या करती है? उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। तो इन दोनों में अंतर कैसे हुआ? तो अंतर की अगर बात करें तो खाद का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? खाद का निर्माण कहाँ होगा? प्राकृतिक रूप से होगा। जैसे गोबर की खाद है तो पशुओं द्वारा जो भोजन पच नहीं पाता है उसको पशु किसके रूप में? खाद के रूप में बाहर त्याग देते हैं, या कह सकते हो गोबर के रूप में क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। उसका यूज हम किसके रूप में करते हैं? खाद के रूप में। ठीक है। तो मेन्योर है वो क्या होगी? नेचुरली हमें प्राप्त होती है। जबकि उर्वरक है, इनको हम कहाँ बनाएंगे? कारखानों में या फैक्ट्रीज में, या कह सकते हो उद्योगों में इनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा डिफरेंस, इनमें क्या मिलता है अपने को? कार्बन मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक या कार्बनिक। जबकि इनमें क्या मिलता है? कार्बन नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक या इन ऑर्गेनिक। क्या कहेंगे? इन ऑर्गेनिक। ठीक है। क्लियर? यहाँ तक काम दोनों का सेम है। जब भी आप इसको मृदा में डालोगे तो ये मृदा की क्या बढ़ाते हैं? उर्वरा शक्ति। ठीक है। तो ये खाद और उर्वरक या मेन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। फिर आगे बात करते हैं कि उर्वरक में पौधों के एक या दो पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है। एक या कितने मिलते हैं? दो पोषक तत्व मिलते हैं। जबकि खाद की हम बात करें तो खाद से कितने पोषक तत्व मिलते हैं अपने को? पौधे के लगभग सभी पोषक तत्व मिलते हैं। पौधे के
लगभग सभी पोषक तत्व, लगभग सभी पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें खाद में हमको हार्मोन मिलता है, या मृदा में क्या मिलता है, हार्मोन, एंजाइम, क्या मिलते हैं, एंजाइम, क्या मिलेंगे, एंजाइम। जबकि उर्वरक में क्या मिलेंगे, ओनली पोषक तत्व ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पोषक तत्व। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो यूरिया की ही बात करूं, जो किसानों में क्या है, सबसे लोकप्रिय है। यूरिया की अगर केमिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या है, NH2CO NH2। ठीक है, अब इससे क्या मिल रहा है, ओनली नाइट्रोजन ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन। जबकि खाद में अगर देखें तो खाद में क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जब होगा, विच्छेदन होगा, तो पौधे के क्या मिलेंगे, लगभग पोषक तत्व है। इसके साथ साथ क्या मिलेंगे, हार्मोन्स और एंजाइम। ठीक है, क्लियर। दूसरा, उर्वरकों की और अगर बात करें विशेषता की, तो उर्वरकों से पौधों को जल्दी पोषक तत्व मिलते हैं, पौधों को पोषक तत्व क्या मिलेगी, जल्दी, पोषक तत्व क्या मिलते हैं, जल्दी। जैसे यूरिया की अगर बात करूं तो सामान्य फसल जैसे गेहूं वगैरह की हम बात करें, तो गेहूं में हम अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 वीक बाद में एनो NH अमोनियम है वो किस में चेंज हो जाता है, NO3 में, या नाइट्रेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, जबकि खाद है वो क्या होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होती है, धीरे धीरे विच्छेदित होती है। उसके बाद क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो खाद से क्या मिलते हैं, पोषक तत्व धीरे मिलेंगे, जबकि उर्वरक से क्या मिलेंगे, पोषक तत्व जल्दी मिलते हैं, क्या मिलेंगे, जल्दी। तो ये उर्वरक तो पौधों को तुरंत क्या देते हैं, पोषक तत्व, जबकि खाद से पोषक तत्व क्या मिलते हैं, धीरे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, धीरे। क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट फिर उर्वरकों के प्रकार की अगर बात करें तो उर्वरकों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला कौन सा आपका, कार्बनिक, कौन सा है, कार्बनिक, या इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनिक, कौन सा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। दूसरे कौन से हैं, अकार्बनिक, अकार्बनिक, इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कौन से हैं, इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, अब देखो पीछे हमने पढ़ा है अकार्बनिक होते हैं, और यहाँ पढ़ रहे हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। जब उर्वरक का नाम आए आपके सामने, ये पूछे उर्वरक है, और ऑप्शन में आपको मिले कार्बनिक, दूसरा ऑप्शन मिले अकार्बनिक, तो उसमें आप क्या करोगे, अकार्बनिक। अगर क्वेश्चन ये दे दे यूरिया है, यूरिया में अगर आपको ऑप्शन दे पहला कार्बनिक, दूसरा दे अकार्बनिक, तो यूरिया क्या होगी बेटा, कार्बनिक। क्योंकि यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड दोनों में ही किसकी प्रेजेंस मिलती है अपने को, कार्बन की, किसकी मिलती है, कार्बन की। ठीक है, इसलिए इनको किस में रखा है, कार्बनिक में। ठीक है, 2 ही फर्टिलाइजर हैं, कौन कौन से, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, 2 है, दोनों ही किस में आते हैं, कार्बनिक। बाकी बच गए वो किस में आएंगे, अकार्बनिक। किस में आएंगे, अकार्बनिक। तो पहला है आपका कार्बनिक उर्वरक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब इसमें कौन कौन सा आता है, एक तो यूरिया, एक कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, दूसरा आता है आपका अकार्बनिक उर्वरक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब इनऑर्गेनिक में आगे जैसे सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। इसके अलावा अगर बात करें तो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, जिसका शॉर्ट में क्या नाम होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट का, DAP। क्या होता है, DAP। और इससे दोनों ही न्यूट्रिएंट मिलते हैं, नाइट्रोजन भी मिलता है और आपको क्या मिलता है, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन भी मिलेगा और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो कितना मिलता है, 18%, और फॉस्फोरस है 46%। कितना मिलेगा, 46। ठीक है ना, क्लियर। तो ये DAP ज्यादातर हम यूज में भी लेते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम ज्यादातर कब करते हैं, बुआई के समय। कब करेंगे, बुआई के समय। खड़ी फसल में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा और भी अगर बात करें तो SSP है, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं। ठीक है, TSP है,
जिसको ट्रिपल सुपर फास्फेट बोलते हैं। ये भी किसके उदाहरण हैं? इनऑर्गेनिक के। क्लियर? फिर आता है उर्वरकों का वर्गीकरण। उर्वरकों का वर्गीकरण। अब उर्वरकों का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है, वो उसकी मात्रा के आधार पे, उसके रूप के आधार पे, मृदा के प्रभाव के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। या पोषक तत्व की उपस्थिति के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हमने बांटा है वो पहला क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे? उपलब्ध पोषक तत्व के आधार पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? पहला इसमें आता है नाइट्रोजन धारी उर्वरक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। फिर दूसरा इसमें आता है फोस्फेटिक उर्वरक। कौन सा आता है? फोस्फेटिक। तीसरा आता है इसमें कौन सा? पोटासिक उर्वरक। कौन सा आएगा? पोटासिक उर्वरक। ठीक है, क्लियर? अब ये तीन भागों में बांटा है और इन्हीं तीन पे ही जितने फर्टिलाइजरों का निर्माण होता है ना, वो इन तीन पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, जितने भी उर्वरकों के जो आपके उद्योग बने हुए हैं, वो उद्योग किस पे निर्भर है? एनपीके पे। या कह सकते हो जितने भी उसमें उर्वरक बनेंगे वो किस पे, कौन से पोषक तत्व पे आधारित होंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इन तीन पे होंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और इन्हीं के आधार पे कितने भागों में बांट दिया इसको? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला लेते हैं हम नाइट्रोजन धारी उर्वरक या नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अब इसमें जो नाइट्रोजन जिस फॉर्म में उपलब्ध होती है, जिस रूप में उपलब्ध होती है, उसके आधार पे इसको क्या कर देंगे? अलग अलग भागों में बांट देंगे। पहला आ गया अमोनियम उर्वरक। कौन सा आ गया? अमोनियम उर्वरक, या कह सकते हो अमोनिकल फर्टिलाइजर। दूसरा आता है नाइट्रेट उर्वरक या नाइट्रेट फर्टिलाइजर। तीसरा आता है नाइट्रेट एवं अमोनिकल उर्वरक। और चौथा कौन सा है? एमाइड उर्वरक। ठीक है, अब देखो अमोनियम है, इसमें जो नाइट्रोजन मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी? अमोनियम फॉर्म। किसमें? अमोनियम। और अमोनियम का सूत्र क्या होता है? NH4+। और इस रूप में जो नाइट्रोजन ग्रहण करता है वो कौन सा पौधा करता है? धान। कौन सा करता है? धान। इसके अलावा एक और है, क्या नाम है? आलू। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और याद रख सकते हो, जब पौधे क्या होंगे? छोटे होंगे। क्या होते हैं? छोटे। तब पौधे आसानी से किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं? अमोनिया। हाँ, कोई भी। ठीक है, छोटे होते हैं तो आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? वैसे विशेषता अगर हम देखें तो कौन लेता है? धान और आलू। क्या लेता है? धान और आलू। धान में तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है बेटा। धान के खेत में कभी भी क्या नहीं होती? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या भरा रहता है? पानी। और जिन मृदाओं में पानी भरा रहता है उनमें किसकी कमी होती है? एयर की, हवा की। ठीक है, अगर सामान्य मृदा का अगर हम संगठन देखें तो इस प्रकार होता है। 45% इसमें क्या मिलेंगे? मिनरल्स। 45% क्या है? मिनरल्स या खनिज कह सकते हैं। 5% क्या होता है इसमें? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, 25% क्या मिलेगा? जल। और 25% वायु। ठीक है, अब जब जल की मात्रा बढ़ेगी, जल की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, तो हवा की मात्रा क्या होगी? कम। जैसे इसको ऐसे समझो, एक मेरे पास खाली डिब्बा है, उसमें क्या भरी हुई है? हवा। हवा भरी हुई है, मैं जैसे ही उसमें पानी डालूंगा तो हवा क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी ना। तो धान के खेत में क्या होती है? वायु की मात्रा कम होती है, जिसके कारण यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, और इसके लिए अच्छा जो उर्वरक होता है वो कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट। कौन सा होता है? अमोनियम। ठीक है, फिर बात करते हैं ये जो उर्वरक होते हैं इनकी जो नेचर होता है या प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। ठीक है, मृदा में अगर प्रभाव देखें तो कैसा प्रभाव छोड़ते हैं? अम्लीय प्रभाव। कैसा छोड़ेंगे? अम्लीय। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब अम्लीय क्यों छोड़ते हैं? तो अम्लीय इसलिए छोड़ते हैं बेटा, जब आप इसको मृदा में डालोगे NH4 को,
तो इस पे दो बैक्टीरिया काम करेंगे जिनका क्या क्या नाम है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। वो इनका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण करेंगे तो ये जो अमोनियम है वो किस में चेंज होगा, NO2 में। किस में चेंज होगा, HNO2 में। और क्या निकलेंगे, 4 नवजात हाइड्रोजन इससे बाहर निकलते हैं। क्या निकलेंगे, 4 नवजात हाइड्रोजन। और यहाँ जो बैक्टीरिया काम करेगा वो कौन सा करेगा, नाइट्रोसोमोनास। कौन सा काम करेगा, नाइट्रोसो, ठीक है। और याद रखोगे अमोनियम का जो ऑक्सीकरण करता है वो कौन करता है बेटा, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। अब ये 4 नवजात हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, मर्दा के कले पे या कह सकते हो कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे मर्दा के कोलाइड पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। और जब मर्दा के कोलाइड पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो मर्दा कैसी होती है, अम्लीय, या कह सकते हो इंग्लिश में एसिडिक। कैसी होती है, एसिडिक, ठीक है। मर्दा में जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो कैसी होगी, एसिडिक। और जब मर्दा में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो कैसी होगी बेटा, एल्केलाइन। कैसी होगी, एल्केलाइन, या हिंदी में बोले तो क्षारी। कैसी होगी, क्षारी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो इस कारण इनका नेचर है वो कैसा होता है, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय या एसिडिक, ठीक है। फिर दूसरे जो फर्टिलाइजर है या और इनकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इन पे जो अमोनियम है इस पे जो चार्ज मिलेगा अपने को वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। और जो अपनी मर्दा का कोलाइड है, कले है, उस पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब ये कहाँ अधिशोषित हो जाएगा, मर्दा के कोलाइड पे। कहाँ अधिशोषित होगा, मर्दा। अब मर्दा कोलाइड से पर अधिशोषित हो गया, ये मान लो कि ये इसके ऊपर चिपक गया। चिपक गया तो इसकी पानी के साथ लीचिंग क्या होगी, कम। लीचिंग क्या होती है, कम, ठीक है। लीचिंग का मतलब है पानी के साथ पोषक तत्व का नीचे जाना। अपर लेयर से लोअर लेयर में जाना क्या कहलाता है, लीचिंग। एक आता है इनफिल्ट्रेशन, अंतःस्रवण या निस्पंदन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन, अंतःस्पंदन या अंतःस्रवण, सॉरी निस्पंदन या अंतःस्रवण, ठीक है। जब पानी नीचे की तरफ गति करता है मर्दा में, ठीक है, पानी अपर लेयर से लोअर लेयर में गया या डाउनवर्ड जो मोमेंट है वाटर का, उसको हम क्या कहेंगे, इनफिल्ट्रेशन या अंतःस्रवण या निस्पंदन, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और पोषक तत्व अगर पानी के साथ जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लीचिंग। क्या कहेंगे, लीचिंग, ठीक है। तो इनकी लीचिंग है वो क्या होती है बेटा, कम। लीचिंग क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव या धनात्मक है। और कले या कोलाइड पे कैसा होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक होने के कारण ये किस पे अधिशोषित हो जाते हैं, मर्दा कोलाइड। किस पे हो जाएंगे, मर्दा। फिर दूसरा आता है अपने पास नाइट्रेट उर्वरक। इसमें जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में मिलेगी, नाइट्रेट की, जिसका सूत्र क्या होता है, NO3। और चार्ज कैसा होता है इस पे, माइनस। तो चार्ज माइनस है तो ये कोलाइड पर तो अधिशोषित नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। तो इसके कारण इनकी लीचिंग है वो क्या होगी बेटा, अधिक, हाई लीचेबल है। कैसे हैं, हाई लीचेबल, ठीक है। क्लियर। दूसरा, इनका जो मर्दा पर प्रभाव है वो कैसा है, क्षारीय, एल्केलाइन। एल्केलाइन या बेसिक प्रभाव डालती है या क्षारीय प्रभाव डालती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नाइट्रेट है उसको सभी फसलें ग्रहण कर सकती हैं, या कह सकते हो कि धान और आलू को छोड़कर अगर हम बात करें तो बाकी की लगभग सभी फसलें किस रूप में ग्रहण करती हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रेट। किस में करती है, नाइट्रेट में ग्रहण करती है, ठीक है। नाइट्रेट का सूत्र याद रखो क्या होता है, NO3। यहाँ कंफ्यूजन होगा, एक होता है NO2, इसका क्या सूत्र होता है, नाइट्राइट। इसका क्या नाम होता है, सॉरी, नाइट्राइट। क्या नाम होगा, नाइट्राइट, ठीक है। फिर आता है थर्ड जो
प्रकार है इसका वो कौन सा है? नाइट्रेट एंड अमोनियम उर्वरक। कौन सा है? नाइट्रेट एंड अमोनियम फर्टिलाइजर या उर्वरक। ठीक है, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में और अमोनियम दोनों फॉर्म में मिले, नाइट्रेट और अमोनियम फॉर्म में दोनों में अवेलेबल हो, तो उसको कौन सा फर्टिलाइजर कहेंगे? नाइट्रेट एंड अमोनियम फर्टिलाइजर। ठीक है, क्लियर। अब इनकी जो प्रकृति होती है या इफेक्ट की अगर बात करें तो इनके दोनों के बीच का होगा। ठीक है, और इनके दोनों के बीच का क्या आएगा बेटा? लगभग क्या मिलेगा? उदासीन। क्या मिलता है? उदासीन। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो एक फर्टिलाइजर आता है आपका कौन सा? केन, जिसको किसान खाद भी कहते हैं, और पूरा नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इंग्लिश में इसको कहते हैं फार्मर कंपोस्ट, किसान खाद या फार्मर कंपोस्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम, ए फॉर अमोनियम, एन फॉर नाइट्रेट। ठीक है, अब इनका इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए हम इसको क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार की मृदाओं में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और मृदा पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा? किसान। क्या कहेंगे? किसान खाद। इसके अलावा एक एग्जाम्पल की और बात करूं तो एनहाइड्रस सॉरी अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, फिर आता है एमाइड उर्वरक। कौन सा आता है? एमाइड। अब जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पढ़े थे या कह सकते हैं कार्बनिक जो उर्वरक पढ़े थे, वो किस में आते हैं? एमाइड में। कौन कौन से थे? पहला यूरिया और दूसरा कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, अब इनका यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया बेटा पानी में घुलनशील होती है, पानी में बहुत जल्दी घुलती है। ठीक है, तो इसका लीचिंग से यूरिया का नुकसान होता है। ठीक है, दूसरा प्रभाव की अगर बात करें तो प्रभाव कैसा होता है इसका? अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। अब कैसे होता है इसका भी अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या था? NH2CONH2। ठीक है, जब इसको आप मृदा में डालोगे तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2O के साथ। किसके साथ? H2O या जल के साथ। और जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये अमोनियम कार्बोनेट अपने आयंस में क्या हो जाता है? विभाजित। ठीक है, अमोनियम अलग हो जाएगा और कार्बोनेट क्या हो जाएगा? अलग। कार्बोनेट क्या हो जाएगा? अलग। अब इसका फिर से क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, जब इसका नाइट्रीकरण होगा तो यहाँ देखो नाइट्रीकरण हो रहा था, तो क्या चार क्या निकल रहे थे? नवजात हाइड्रोजन। और ये नवजात या निशेंट हाइड्रोजन है, ये क्या करेंगे? मृदा को अम्लीय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अम्लीय। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो तो देखो पहला दे रखा है अमोनियम उर्वरक। कौन सा उर्वरक है? अमोनियम। ठीक है, अमोनियम उर्वरक मृदा में प्रभाव कैसा होता है? अम्लीय। इफेक्ट ऑन सॉइल एसिडिक। दूसरा है इनकी लीचिंग कम होती है। इट इज ए लो लीचिंग फर्टिलाइजर। कैसा है ये? कम लीचिंग वाला है। फिर पानी से भरे खेत में भी प्रयोग किया जा सकता है, धान में हम कर रहे थे। ठीक है, इट इज यूज इन वाटर फील्ड फील्ड्स या वाटर लॉग्ड फील्ड्स। वाटर लॉग्ड फील्ड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करें धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है, क्योंकि धान है वो नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? NH4 के रूप में, अमोनियम। ठीक है, तो ये क्या है? धान की फसल के लिए उपयुक्त है। मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर पेडी क्रॉप। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो अमोनियम सल्फेट। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। और इस अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी होती है? 20.5%। कितनी होगी? 20.5। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड में कितनी होगी नाइट्रोजन? 25%। कितनी होती है? 25। और किस रूप में होगी नाइट्रोजन? अमोनियम के रूप। किसके रूप में होती है? अमोनियम। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट है
नाइट्रेट उर्वरक कौन से हैं? नाइट्रेट। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण। मोस्ट प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। फिर इनकी लीचिंग क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इन पे कैसा चार्ज होता है? सॉरी, इनकी लीचिंग अधिक होती है। चार्ज कैसा होता है? इन पे माइनस होता है, तो कोलाइड भी अधिशोषित नहीं होंगे, तो चार्ज कैसे सॉरी लीचिंग है वो क्या होगी? अधिक। तो ये क्या है? इट इज ए हाई लीचिंग फर्टिलाइजर, या हाई लीचेबल क्या है? फर्टिलाइजर। फिर सॉइल पे अगर इफेक्ट देखें या मृदा पे प्रभाव देखें तो कैसा है? एल्केलाइन, या कह सकते हो हिंदी में बोले तो क्षारी। कैसा होगा? क्षारी। फिर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो इस सोडियम नाइट्रेट में एक तो सोडियम है जो किसके लिए जिम्मेदार होता है? क्षारीय मृदा होती है। जब मृदा में सोडियम की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो मैंने एक मृदा का नमूना लिया, उसके कोलाइड पे देखा, मेरे को किसकी सांद्रता अधिक मिली? सोडियम की। अब ये सोडियम मृदा को कैसी बनाएगा? क्षारीय। तो एक तो क्या है इसमें? सोडियम है। एक क्या है? नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का भी मैंने कैसा बताया है नेचर, कि क्षारीय होता है, एल्केलाइन होता है। तो एक तो सोडियम है, एक वो क्या है? नाइट्रेट। तो ये बहुत ज्यादा मृदा को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है, अम्लीय नहीं बनाता। कैसी बनाता है? क्षारीय। अब नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट में अगर नाइट्रोजन की मात्रा की अगर बात करें तो कितनी होती है? 16%। दूसरा आता है कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें कितनी होती है? 15%। फिर आता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें कितनी होती है? नाइट्रोजन 13%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, फिर है नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक। कैसे हैं? नाइट्रेट एवं अमोनियम। अब नाइट्रेट इन अमोनियम उर्वरक की अगर बात करें तो मृदा में प्रभाव कैसा होगा बेटा इनका? उदासीन, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का प्रभाव था और दोनों के बीच का प्रभाव कैसा है? उदासीन। ठीक है, फिर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? केन, या दूसरा नाम क्या है इसका? फार्मर कंपोस्ट। क्या नाम है? फार्मर कंपोस्ट। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है? 25%। कितनी होती है? 25। ठीक है, कुछ बुकों में 25 से 26 है, जैसे एनसीईआरटी की बुक में कितना है? 25 से 26। अब इसमें नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में तो कितनी होती है? 12.5%। और नाइट्रेट के रूप में कितनी होती है बेटा? 12.5%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट आता है सल्फेट नाइट्रेट, इसमें कितनी होती है? अमोनियम नाइट्रेट, इसमें कितनी होती है? 33.5। ठीक है, क्लियर? चलो, फिर आते हैं एमाइड उर्वरक। देखो ये उर्वरक जल में शीघ्र विलय होते हैं। यूरिया का बताया था मैंने, यूरिया पानी में बहुत जल्दी घुलती है। दीज फर्टिलाइजर डिसॉल्व क्विकली इन वाटर। फिर नेक्स्ट, इन उर्वरकों की नत्रजन पौधों को देरी से मिलती है। क्यों मिलती है? तो मैंने रिएक्शन बताई थी बेटा आपको कि यूरिया है, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। ये क्या बनाएंगे? जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाएंगे? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनाएंगे? अमोनियम कार्बोनेट। फिर इस ये किस में टूटेगा? अपने आयंस में। किस में विभाजित होगा? आयंस में। अमोनियम अलग हो जाएगा और कार्बोनेट क्या हो जाएगा बेटा? अलग। किसमें टूटा? आयंस में। अमोनियम अलग हो गया और कार्बोनेट अलग। अब इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पहला, अमोनियम का ऑक्सीकरण कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास। कौन करेगा? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, और किस में चेंज करेगा? NO2 में। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर से कौन करेगा? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा वेक्टर करता है? नाइट्रोबैक्टर। अब ये नाइट्रोबैक्टर इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन किस में करेगा? नाइट्रेट में। इसका क्या नाम था? नाइट्राइट। और इसका क्या नाम है बेटा? नाइट्रेट। किस में करेगा? नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर? अब इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 1 वीक का, 1 सप्ताह का क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए इन उर्वरकों से
जो नत्रजन है पौधे को वो कब कैसी मिलती है, देरी से मिलती है, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दो ही आएंगे, कौन कौन से, यूरिया और कैल्शियम साइनाइड, और यही दो कहाँ थे, कार्बनिक में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी ये दो ही थे। अब यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है, 46%, और कैल्शियम साइनेमाइड में कितनी होती है नाइट्रोजन, 21%। कितनी होगी, 21%। फिर आते हैं फोस्फेटिक उर्वरक। कौन से उर्वरक आते हैं, फोस्फेटिक। फोस्फेटिक उर्वरकों की अगर बात करें तो इनको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। पहला कौन सा है, जल विलेय फोस्फेट युक्त उर्वरक। पहला वाटर सोल्यूबल, दूसरा सीट्रिक सोल्यूबल, तीसरा कौन सा है वाटर एंड सीट्रिक एसिड इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर, या कह सकते हो जल व सीट्रिक एसिड अविलेय उर्वरक। 3 भागों में बांटा है। पहला आता है बेटा कौन सा, जल विलेय फोस्फेट युक्त उर्वरक, ठीक है। इसमें फोस्फोरस की अगर बात करें तो किस रूप में होती है, H2PO4 माइनस, ठीक है। 3 फॉर्म होती हैं फोस्फोरस की, कौन कौन सी, एक तो होती है H2PO4 माइनस, एक होती है HPO4-2, और एक होती है PO4-3, ठीक है। ये होती है जल विलेय, ये होती है सीट्रिक एसिड विलेय, ये क्या होती है, दोनों में अविलेय, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें जो जल विलेय है इसमें किस रूप में मिलेगी, इसमें। और इन उर्वरकों में जो फास्फोरस होता है वो किसके रूप में होता है, मोनो कैल्शियम फास्फेट के, किसके रूप में होता है, मोनो कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिंगल सुपर, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कौन सा है, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें कितनी होती है फोस्फोरस, 16%। कितनी होती है, 16%। फिर है ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो इसमें कितनी होगी, 40 से 42। एक नाम और आता है DSP, डबल सुपर फास्फेट, तो इसमें कितनी होती है फोस्फोरस, लगभग 32% तक होती है। कितनी होती है, 32, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आता है मोनो अमोनियम फास्फेट, इसमें कितनी होती है नाइट, सॉरी फोस्फोरस 48%। कितनी होगी, 48%। और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन कितनी होगी, 11%। कितनी होती है, 11%। फिर आता है डाई अमोनियम फास्फेट, जिसका शॉर्ट नाम क्या है बेटा, DAP। क्या नाम है, DAP, ठीक है। डाई अमोनियम फोस्फेट, क्या क्या मिलेगा अपने को, अमोनियम मिलेगा और क्या मिलेगी, फोस्फोरस। क्या मिलेगी, फोस्फोरस, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और इसका बेटा यूज हम कब करते हैं, बुआई से, बुआई के साथ करते हैं, ठीक है। खड़ी फसल में कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और इस उर्वरक से नाइट्रोजन और फोस्फोरस दोनों मिलती हैं, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजन होगी वो तो होगी 18%, और फोस्फोरस की अगर बात करें तो वो कितनी होती है, 46%, ठीक है ना। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, यूरिया में और DAP में क्या कंफ्यूजन होता है, कि हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन क्या कर देते हैं, 46%, इसमें भी क्या कर देते हैं 46, जबकि इसमें है क्या, फोस्फोरस कितनी है, सॉरी 46% क्या है, फोस्फोरस, क्या है, फोस्फोरस। और नाइट्रोजन कितनी है, 18%। कितनी है, 18। फिर दूसरा आता है साइट्रिक अम्ल या साइट्रेट में विलेय फोस्फेट युक्त उर्वरक, ठीक है। फर्टिलाइजर कंटेनिंग फोस्फेट सोल्यूबल इन सिट्रस एसिड एंड साइट्रेट, ठीक है। पहला इसमें यह है उर्वरक साइट्रिक अम्ल में विलेय होते हैं, परंतु जल में क्या होंगे, अविलेय। जल में तो नहीं घुलेंगे, लेकिन किस में घुल जाते हैं, साइट्रिक अम्ल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। इन उर्वरकों में फोस्फोरस किस रूप में होती है बेटा, HPO4-2, और पीछे बताया था 3 फॉर्म होती है, इसमें किस रूप में मिलेगी, HPO4-2, ठीक है। होती है जो डाई कैल्शियम फास्फेट के रूप में क्या रहता है, संयुक्त। उसमें मोनो कैल्शियम फोस्फेट थी, यहाँ क्या होगा, डाई कैल्शियम फोस्फेट। डाई का मतलब दो, कैल्शियम कितने होंगे, दो, ठीक है, डाई कैल्शियम फोस्फेट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पहला कौन सा है, बेसिल सलेट। इसमें
फॉस्फोरस कितनी होती है 13 से 18%। फिर डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या हो गया, सॉरी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, इसमें फॉस्फोरस कितनी होती है 34 से 39, 34 से 39। फिर रेनेनिया फास्फेट, इसमें कितनी होती है 23 से 26%। फिर हड्डी का चूरा, ये क्या होता है आंशिक घुलनशील होता है। आंशिक का मतलब कुछ मात्रा इसकी घुलनशील होती है, कुछ नहीं होती। पेरेंटली क्या होता है, ये डिसोल्व होता है। फिर आते हैं लास्ट जो फास्फेटिक उर्वरक हैं, वो कौन से हैं, जल एवं साइट्रिक अम्ल में अविलेय है, कि विलेय नहीं है, यहाँ क्या है अविलेय। कैसे हैं अविलेय, ठीक है, इनसोल्यूबल है। कैसे हैं इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सिट्रिक एसिड। अब ऐसे उर्वरक जो किस में नहीं घुलते बेटा, ना जल में घुलेंगे ना सिट्रिक एसिड में घुलेंगे, ठीक है। दीज कैटेगरीज इंक्लूड सच फर्टिलाइजर whose phosphorus is neither soluble in water nor in citric acid. It is soluble only in mineral acid. जो किसमें घुलनशील होते हैं, ओनली खनिज अम्लों में। किसमें घुलनशील होंगे, खनिज, ठीक है। इस रूप में ये पौधों को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि इनमें जो फॉस्फोरस मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी बेटा, PO4-3। और पौधों को सबसे कम जो फॉस्फोरस उपलब्ध, या कह सकते हो ना के बराबर जो फॉस्फोरस उपलब्ध होती है, वो किस रूप में उपलब्ध होती है, PO4-3 के, ठीक है। प्लांट डू नॉट गेट इट इन दिस फॉर्म, या कह सकते हो प्लांट डू नॉट गेट नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। फिर आते हैं इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो पहला आता है रॉक फॉस्फेट। अब इस रॉक फॉस्फेट को भी दो भागों में बांटते हैं। एक आती है अपने पास उदयपुर रॉक फॉस्ट, एक क्या कौन सी आती है, मसूरी रॉक फॉस्फेट, ठीक है। अब रॉक फॉस्फेट है, उसमें सामान्यतः अगर देखें तो कितनी मिलती है अपने को 20 से 40% फॉस्फोरस, ठीक है। अब उदयपुर रॉक फॉस्फेट है, उसमें कितनी मिलती है बेटा 30 से 32। और मसूरी रॉक फॉस्ट की रॉक फॉस्फेट की अगर बात करें तो कितनी मिलेगी 16 से 20%। हड्डी का चूरा, इसमें कितनी होती है बेटा 3 से 4%, तो क्या होगी नाइट्रोजन। और 20 से 25% क्या होती है फॉस्फोरस, ठीक है। और ये P2O4 का अगर नाम पूछे तो इसका नाम होता है, केमिकल नेम होता है, या कह सकते हो रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है पेंटा ऑक्साइड। क्या होगा, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। ये थे बेटा आपके उर्वरक। फिर तीसरा आता है पोटासिक उर्वरक। कौन सा आता है, पोटासिक। पोटासिक उर्वरक कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।